हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 3 ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सम सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो एज यूजुअल उन्होंने पूछा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। तो पहले हम उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर अगले पार्ट पर चलते हैं। तो मैं आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज, मैं फर्स्ट पेज पर ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट विद द मिनिमम फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ऊपर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन्स। संजीव एंड सन्स के बुक में मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ऊपर का हिस्सा इज ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का हिस्सा इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो इतना मिनिमम फॉर्मेट आपका रेडी होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अगर आपका फॉर्मेट रेडी है तो फिर हम अगले स्टेप पर चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करेंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ एंड उन एडजस्टमेंट के हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करेंगे। तो एडजस्टमेंट 1 उन्होंने कहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस 60,000, मार्केट प्राइस 70,000। तो सिंपल, इट इज क्लोजिंग स्टॉक। फिर से यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की दो प्राइजेस है, तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो जो छोटी प्राइस है उसे उठाएंगे एंड डबल इफेक्ट देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत होती है क्या? आंसर इज नो। तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद बढ़ो ऑन द सेकंड एडजस्टमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 4,000, सैलरीज 2,400। तो सिंपल, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस पे एक टिक मार्क करो, सैलरीज पे एक टिक मार्क करो। तो मैंने वेजेस पे एक टिक मार्क दिया एंड मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरीज पे भी एक टिक मार्क दे रहा हूँ। तो वेजेस पे एक टिक मार्क, सैलरीज पे एक टिक मार्क फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने कहा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मोटर वैन एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो मोटर वैन को भी डेप्रिसिएट करना है, फर्नीचर को भी डेप्रिसिएट करना है। तो मैं सबसे पहले मोटर वैन को डेप्रिसिएट कर रहा हूं, तो मैं मोटर वैन पे टिक मार्क कर रहा हूं एंड फर्नीचर पे एक टिक मार्क कर रहा हूं। तो मोटर वैन पे एक टिक मार्क, फर्नीचर पर एक टिक मार्क फॉर एडजस्टमेंट 3। फिर एडजस्टमेंट 4, राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट 5% RDD ऑन डेटर्स। तो सिंपल दो एडजस्टमेंट्स हैं, यानी कि एडजस्टमेंट 4 के फिर से दो हिस्से हैं, एक है बैड डेब्ट्स और दूसरा है RDD। तो बैड डेब्ट्स एंड RDD दोनों का पहला इफेक्ट हम क्या करते हैं, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं डेटर्स पे 2 टिक मार्क दे रहा हूं, तो मैंने डेटर्स पे 2 टिक मार्क दिए। अब इसके साथ साथ आई हैव टू चेक कि मेरे पास क्या ट्रायल बैलेंस पे पहले से बैड डेब्ट्स एंड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है क्या। अगर है तो उन पर मैं हैशटैग दूंगा। तो मुझे सामने दिख रहा है कि देयर इज अ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, तो मैं रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दे रहा हूं एंड देयर इज बैड डेब्ट्स आल्सो, तो मैं बैड डेब्ट्स पे भी हैशटैग दे रहा हूं। तो मैंने डेटर्स पे 2 टिक मार्क दिए, मैंने रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया एंड मैंने बैड डेब्ट्स पे भी हैशटैग दिया फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4। इससे पहले हमने लगभग हर एक सम में ये वाली एडजस्टमेंट डिस्कस की है, बैड डेब्ट्स एंड RDD। तो बैड डेब्ट्स RDD की एडजस्टमेंट जब भी आएगी तो पहले डेटर्स पे 2 टिक मार्क और फिर जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स एंड RDD है उन पर हैशटैग देना है। तो वही मैंने किया। तो एडजस्टमेंट 4 पढ़ लिया। एडजस्टमेंट 5 उन्होंने कहा है, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 10% से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन कैपिटल, जिसके लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ही पड़ी हुई एडजस्टमेंट है कि कैपिटल पर 10% हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा हुआ था, तो फिर से आज उसे सॉल्व करते हैं। तो अगेन देयर इज नो नीड ऑफ टिक मार्क फॉर दिस एडजस्टमेंट। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स थी, 5 एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पर टिक मार्क किया। तो वी आर डन विथ टिक मार्क, यस और नो। सो हमारा टिक मार्क हिस्सा हो गया। अब अगला पार्ट क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्रायल बैलेंस के आइटम उठाएंगे और हमारे बने हुए फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे, जिसमें आई डोंट थिंक सो अब हमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगेन फिर से 70 to 80% आइटम्स वही रिपीटेड आइटम्स है। इवन 90% तक आइटम्स रिपीटेड आइटम्स होंगे, एक आध दूसरा आइटम नया हो सकता है, बट majority of the items are already discussed in earlier examples, right? जैसे कि फर्स्ट आइटम इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक उठाओ, ट्रेडिंग डेबिट में फर्स्ट लाइन पर लिखो ओपनिंग स्टॉक 22,000, वेरी सिंपल, फिक्स जगह है। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेसेस एंड सेल्स उन्होंने दिया हुआ है, तो जब भी परचेसेस एंड सेल्स आएगा तो यू हैव टू चेक इज देयर एनी रिटर्न्स गिवन ऑन दैट। परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दिया है क्या, तो यस यू कैन सी रिटर्न्स 2,000 एंड 4,000। तो ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ऊपर की वाले देखो, परचेसेस डेबिट है 1,78,000, तो परचेस रिटर्न इज 4,000 ऑपोजिट,
राइट। अगर परचेसेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न हैज टू बी क्रेडिट। परचेसेस हमेशा डेबिट होगा, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। तो जो रिटर्न्स है इसमें से 2000 इज सेल्स रिटर्न एंड 4000 इज परचेस रिटर्न, ऑपोजिट, राइट। तो मेरे परचेसेस है 1,78,000 एंड परचेस रिटर्न इज 4000, इन दोनों को उठाओ एंड ट्रेडिंग के डेबिट में पोस्ट करो। टू परचेसेस के सामने 1,78,000 माइनस परचेस रिटर्न 4000, सो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहे हैं 1,74,000। तो परचेस एंड रिटर्न्स मैंने उठाया, परचेस एंड माइनस परचेस रिटर्न करके मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिया। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न हो गया। फिर इसी में उन्होंने सेल्स एंड रिटर्न्स भी दिया है, तो सेल्स उठाओ ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, बाय सेल्स इनर कॉलम में 4,60,000 माइनस सेल्स रिटर्न 2000, सो माय नेट सेल्स आउटर कॉलम में आ रहे हैं 4,58,000। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो गया। वी आर डन विद परचेस सेल्स एंड उन परचेस एंड सेल्स के रिटर्न्स भी हमने उससे सब्ट्रैक्ट कर लिए। अगले आइटम पर बढ़ते हैं विच इज सिंपल कैरेज आउटवर्ड। उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, कैरेज है बट आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब सामान बेचने का खर्चा है, तो कैरेज आउटवर्ड हम हमेशा कहां पर पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड होता तो मैं ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखता, कैरेज आउटवर्ड है इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा। सो कैरेज आउटवर्ड उठाया, P&L के डेबिट में लिखा। नेक्स्ट इज सिंपल प्लांट एंड मशीनरी। उठाओ एसेट्स में लिखो प्लांट एंड मशीनरी 50,000, सिंपल आउटर कॉलम में नो टिक मार्क नथिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो डेटर्स इज एसेट, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी। डेटर्स पे टिक मार्क है तो एसेट्स में इनर कॉलम में लिखना है, क्रेडिटर्स पे कोई टिक मार्क नहीं है तो लायबिलिटी में आउटर कॉलम में लिखना है। तो सिंपल मैं डेटर्स उठा रहा हूं, एसेट्स में लिख रहा हूं इनर कॉलम में 44,000, क्रेडिटर्स उठा रहा हूं, लायबिलिटी में लिख रहा हूं 76,000। तो डेटर्स चले गए एसेट्स में, क्रेडिटर्स चला गया लायबिलिटी में। सिंपल, बहुत बार डिस्कस किया हुआ आइटम है। डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है रिटर्न्स, जो ऑलरेडी हम परचेस एंड सेल से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो उसे इग्नोर करो। अगले आइटम पर चलो, सिंपल बिल्डिंग। उठाओ एसेट्स में लिखो बिल्डिंग 58,000, बिल्डिंग इज माय प्रॉपर्टी एसेट। बिल्डिंग के बाद मोटर वैन, अगेन मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट है, उठाओ एसेट्स में लिखो मोटर वैन, इनर कॉलम 40,000, लीव वन लाइन पुट एरो। तो बिल्डिंग इज माय एसेट, मोटर वैन इज माय एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज माय एसेट, रिपीटेड आइटम्स है, यस और नो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी बिलोंगिंग है, तो मैंने उनको उठाया एसेट्स में लिखा। मोटर वैन के बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी इज माय एक्सपेंस। तो कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद अगला आइटम है वेजेस। उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो वेजेस, फैक्ट्री का खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा है, तो मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, इनर कॉलम में 28,000, लीव वन लाइन पुट एरो। वेजेस के बाद रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, हैशटैग है तो अभी उसे इग्नोर करो, बाद में एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज कमीशन, बट अगर आप देखोगे तो कमीशन की अमाउंट आपको दी है ऑन द क्रेडिट साइड, इसका सिंपल मतलब है आपको कमीशन मिला। गेटिंग इट? हमने इससे पहले जब ट्रायल बैलेंस के ऊपर डिस्कशन किया था, मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स इनकम एंड लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकम एंड लायबिलिटी। तो ये कमीशन आपको क्रेडिट में दिया है तो या इधर आपका इनकम होगा या फिर लायबिलिटी होगा। कमीशन कैन नॉट बी लायबिलिटी, ये कमीशन पेएबल है क्या, बोल रहे कमीशन। कमीशन मतलब क्या, क्रेडिट में दिया तो ये कमीशन आपके लिए बन गया इनकम की, मुझे कहीं से कमीशन मिला इसलिए कमीशन कैरीज क्रेडिट बैलेंस, तो कमीशन बिकेम माय इनकम, माय प्रॉफिट, माय गेन। तो जब भी हमें इनकम होता है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, उस इनकम को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो यहाँ पर कमीशन इज माय इनकम, तो मैं उसे उठा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय कमीशन 2,400। अगर यही कमीशन डेबिट में दिया होता तो इसका मतलब मैंने कमीशन पे किया, मेरे लिए खर्चा है, मैं उसे P&L के डेबिट में लिखता। अब कमीशन क्रेडिट में तो वो P&L के क्रेडिट में चला गया, कमीशन अगर डेबिट में होता तो वो P&L के डेबिट में जाता। एज सिंपल एज दैट, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में जाएगा, डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा, सिंपल। तो जो क्रेडिट है कमीशन चला गया P&L के क्रेडिट में। कमीशन के बाद अगला आइटम है ऑफिस एक्सपेंसेस, नाम में ये खर्चा है, उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू ऑफिस एक्सपेंसेस 5,400। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद उन्होंने दिया है आपको कैरेज। कैरेज मीन्स हमने पहले भी डिस्कस किया है ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार के होते हैं, इनवर्ड यानी कि माल लाने का खर्चा, आउटवर्ड यानी कि माल बेचने का खर्चा। बट यहाँ पर उन्होंने कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है ये स्पेसिफिकली नहीं बताया है, यस और नो, वो बस बोल रहे कैरेज।
बट ये कैरेज किस चीज़ का है, सामान लाने का है या सामान बेचने का है, क्लियरली नहीं बताया, क्योंकि देयर हैज टू बी बाइफर्फिकेशन कि कैरेज किस प्रकार का है। अगर वो इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा, आउटवर्ड है तो P&L में लिखना पड़ेगा, बट वो बस बोल रहे कि इट इज ओनली कैरेज। तो कैरेज के आगे अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है वेदर इट इज इनवर्ड या आउटवर्ड, तो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वर्ड कैरेज दिया जाएगा, वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है उसके बारे में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वी हैव टू अज्यूम द कैरेज एज कैरेज इनवर्ड। हमें अगर क्वेश्चन में केवल कैरेज इतना ही वर्ड दिया है तो वी हैव टू अज्यूम इट एज कैरेज इनवर्ड, राइट। अगर वो स्पेसिफिकली बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड तो वेरी सिंपल, वो स्पेसिफिकली बोलेंगे कैरेज इनवर्ड तो वेरी सिंपल, बट उन्होंने सिर्फ कैरेज बोला है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है नहीं बताया है, तो वी हैव टू अज्यूम द कैरेज एज कैरेज इनवर्ड एंड उसे ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना पड़ेगा। इनवर्ड यानी कि सामान लाने का खर्चा, सो इट इज रिलेटेड टू द परचेसेस, तो परचेसेस से रिलेटेड खर्च हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, तो मैं कैरेज को उठाऊंगा, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखूंगा टू कैरेज 9,000 रुपीज। की कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है स्पेसिफिक नहीं बताया, तो वी हैव टू अज्यूम इट एज कैरेज इनवर्ड। इज दिस क्लियर? तो कैरेज सिर्फ कैरेज है, मतलब वी हैव टू अज्यूम इट एज कैरेज इनवर्ड, इसलिए मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा। कैरेज के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। सिंपल फर्नीचर इज माय एसेट, उठाओ एंड एसेट्स में लिखो फर्नीचर, इनर कॉलम में 20,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। फर्नीचर इज माय प्रॉपर्टी, एसेट्स मैंने एसेट्स में लिखा। उसी प्रकार से अगला आइटम है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस इज ऑल्सो माय प्रॉपर्टी, एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो प्रीमाइसेस 81,000। प्रीमाइसेस यानी कि नथिंग बट द प्लेस माय, जहाँ पर मैं बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना कि दिस इज माय प्रीमाइसेस। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल की प्रीमाइसेस होती है, यस और नो। ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस की प्रीमाइसेस होती है, कॉलेज की प्रीमाइसेस होती है, फैक्ट्री की प्रीमाइसेस होती है। तो प्रीमाइसेस नथिंग बट द प्लेस इज नथिंग बट माय प्रॉपर्टी, माय बिलोंगिंग, तो प्रीमाइसेस इज माय एसेट, मैंने एसेट्स में लिख लिया 81,000। नेक्स्ट आइटम लूज टूल इज ऑल्सो एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो लूज टूल्स 20,400। लूज टूल्स के बाद नेक्स्ट आइटम इज ड्राइंग्स। तो हमने इससे पहले लगभग हर एक सम में डिस्कस किया, ड्राइंग्स हम हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आ रहा हूँ लायबिलिटी में, फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ कैपिटल, उसकी अमाउंट अभी तक मेरे पास नहीं है तो आगे अमाउंट ब्लैंक रख रहा हूँ, एंड कैपिटल के नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ माइनस ड्राइंग्स 24,700। जब कैपिटल मिल जाएगा तो उससे हम ड्राइंग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी बस मुझे ड्राइंग्स लिखने हैं, तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने पहले कैपिटल लिखा एंड उसके नेक्स्ट लाइन पर लिखा माइनस ड्राइंग्स। हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, कैपिटल हैज टू बी देयर, क्योंकि बिना कैपिटल का बिजनेस ही नहीं हो सकता। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कैपिटल जरूर होगा, सिर्फ ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अगर आपको पहले ड्राइंग्स दिखता है तो ड्राइंग्स लिख लो, यस और नो। कैपिटल लिखो, अमाउंट ब्लैंक रखो, कैपिटल के अमाउंट मिलने पर अमाउंट लिख लेंगे, बट अभी करना क्या है, बस ड्राइंग्स लिख के छोड़ दो। इज दिस क्लियर? तो ड्राइंग्स लिख लिया। ड्राइंग्स के बाद अगला आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट माय लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट अ टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो बैंक को मुझे रीपे करना है, इट बिकेम माय लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद कैश इन हैंड इज एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 71,000। सिंपल, कैश इन हैंड, कैश जो आपकी जेब में है या ड्रॉवर में है या जो दुकान में है, दैट इज योर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग, इट इज माय एसेट। कैश इन हैंड के बाद डिविडेंड, अगेन डिविडेंड की वैल्यू आपको क्रेडिट में दी है, नथिंग बट इट इज डिविडेंड रिसीव्ड। एनीथिंग गिवन ऑन द क्रेडिट इज इनकम और लायबिलिटी। अब डिविडेंड कैन नॉट बी लायबिलिटी, क्योंकि ये उन्होंने बोला नहीं डिविडेंड पेएबल, पेएबल है क्या, ये पैसा देना बाकी है क्या, नहीं, तो मतलब डिविडेंड आपको मिल गया है, तो इट इज डिविडेंड रिसीव्ड, सो इट इज योर इनकम। तो इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो डिविडेंड को मैं उठा रहा हूँ, P&L के क्रेडिट में पोस्ट कर रहा हूँ, बाय डिविडेंड 3,300। डिविडेंड गिवन ऑन द क्रेडिट साइड बिकेम माय इनकम, गेटिंग इट? तो मैंने उसे P&L के क्रेडिट में लिख लिया, तो डिविडेंड हो गया। डिविडेंड के बाद अगला आइटम इस कैपिटल, उठाओ लायबिलिटी में लिखो कैपिटल 1,40,000। ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट करके उसकी नेट वैल्यू नीचे आ रही है 1,15,300। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ड्राइंग्स 1,15,300 अभी भी हमारे पास बच रहा है एज कैपिटल। कैपिटल के बाद अगला आइटम है सैलरी, सिंपल खर्चा है, उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू सैलरीज, इनर कॉलम 44,000, लीव 19। टिक मार्क के सैलरी पे तो मैंने अंदर लिखा सैलरीज को, एडजस्टमेंट के लिए मैंने जगह छोड़ दी। सैलरीज हो गया। सैलरीज के बाद अगला आइटम है बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल। तो बिल रिसीवेबल इज आर एसेट एंड बिल पेएबल इज आर लायबिलिटी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बिल रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा आना बाकी है, तो इट बिकेम माय एसेट। बिल पेएबल मतलब बिल का पैसा
पैसा देना बाकी है, तो देना बाकी है मतलब इट बिकेम माय लायबिलिटी। तो बिल रिसीवेबल को उठा के मैं एसेट्स में लिख रहा हूँ 5600, बिल्स पेबल को उठाओ के लायबिलिटी में लिख रहा हूँ 8400। तो बिल रिसीवेबल इज एसेट, बिल पेएबल इज लायबिलिटी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल एसेट में ही जाएगा, बिल पेएबल लायबिलिटी में ही जाएगा। बिल रिसीवेबल बिल पेएबल के बाद अगला आइटम है बैड डेब्ट्स, जिस पर हैशटैग है। अभी इसे पेंडिंग छोड़ो, बाद में एडजस्टमेंट सॉल्व करते हुए देखते करना क्या है। एंड लास्ट आइटम दे हैव गिवन यू एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में दे आर सेइंग फॉर 3 years ₹6,000। सो किसी भी आइटम के आगे अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा है तो यू हैव टू कंसिडर इट एज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट या हिडन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर नथिंग बट देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, कि वो कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट के 6,000 रुपये आपने पे किए, बट ये जो 6,000 रुपये है ये 3 साल के हैं। अब मुझे बताओ, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कितने साल का प्रिपेयर कर रहे हैं? तो उसका आंसर इज हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 1 year। फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल के एंड में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। यस और नो? तो जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो 12 महीने के लिए, यानी कि नथिंग बट एक फाइनेंशियल ईयर का काउंटिंग करते हैं। अब जो उन्होंने कहा है कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 6,000 रुपये पे किए, वो कह रहे हैं वो 3 साल का है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट के 3 साल के पैसे तो पे किए, बट इन 3 साल में से हम अकाउंटिंग केवल 1 साल का कर रहे हैं। तो बाकी 2 साल का एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? तो बाकी 2 साल का एडवर्टाइजमेंट को हम कहेंगे एज प्रीपेड, कि मैंने आने वाले 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का पैसा अभी भर दिया। यस और नो? कि मैंने अभी जेब से 6,000 रुपये निकाले, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दिया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने कहा ये 6,000 में आपका इस साल का एडवर्टाइजमेंट, अगले साल का एडवर्टाइजमेंट और उसके अगले साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया। कि 6,000 में मैंने इस साल के एडवर्टाइजमेंट के पैसे भरे, अगले साल के भरे और उसके अगले साल के भरे। तो जो करंट ईयर है वो तो मेरा चला गया, वो तो मेरा कंप्लीट हुआ। तो जो एडवर्टाइजमेंट मैंने 3 साल के लिए पे किया, उसमें से कुछ पैसा इस साल का है एंड कुछ पैसा आने वाले 2 साल का है। तो जो आने वाले 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो मुझे एज अ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अलग दिखाना पड़ेगा। एंड इस साल का जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो मुझे एक्सपेंसेस में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो आई नीड टू सेपरेट दोज वैल्यू, कि 6,000 में से इस साल का कितना है एंड अगले 2 साल का कितना है। बट वो करने से पहले मुझे बताओ कि एडवर्टाइजमेंट हम इन जनरल कहाँ लिखते हैं? तो एडवर्टाइजमेंट हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट को उठा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूँ टू एडवर्टाइजमेंट, इनर कॉलम 6,000। मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि देयर इज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट जो अभी इमीडिएटली हमें सॉल्व करनी है। तो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या बनी? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए पे किया है, बट हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 साल के लिए। तो जो 3 साल का एडवर्टाइजमेंट है उसमें से 1 साल करंट ईयर है जो जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंड 2 साल एडिशनल 2 साल है जो आने वाले 2 साल है। तो वो 2 साल एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड। तो वी नीड टू सेपरेट दोज 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू। तो मैं सिंपली आपको नोट लिख के दे रहा हूं कि एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड फॉर 2 years। इससे हमें क्या पता चला? उन्होंने क्वेश्चन में कहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, तो उससे हमें इनडायरेक्टली क्या पता चला कि 3 साल में से 1 साल तो चला गया, 2 साल अभी खत्म होने बाकी है। तो 2 साल का एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड। तो आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू कि 2 साल का एडवर्टाइजमेंट यानी कि कितना? तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 3 साल का एडवर्टाइजमेंट यानी कि 6,000। यस और नो? 3 साल का एडवर्टाइजमेंट यानी कि 6,000, तो 2 साल का यानी कि कितना? 3 साल का 6,000 कैसे? तो आपको क्वेश्चन में दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years 6,000। तो 3 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अगर 6,000 है तो 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा यानी कि कितना? दैट आई नीड टू कैलकुलेट। तो उसके कैलकुलेशन के लिए यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक। तो मेरा आंसर बनेगा 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, नथिंग बट 4,000। तो 6,000 अगर 3 साल के लिए, तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो, 6,000 3 साल के लिए तो हर साल का 2,000 रुपया हुआ। 2,000 2,000 2,000 3 बार ऐड करोगे तो 6,000 मिलेगा। तो 6,000 इज फॉर 3 years, नथिंग बट 2,000 इज फॉर 1 year। तो ऐसे कितने साल का एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड है? 2 साल का एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड है। तो 6,000 में से 2 साल का एडवर्टाइजमेंट यानी कि 4,000 रुपये प्रीपेड है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू मुझे मिली है वो मैं एडवर्टाइजमेंट से सबट्रैक्ट करूंगा। तो एडवर्टाइजमेंट के नीचे मैं लिख रहा हूँ माइनस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4,000। तो फाइनली ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में बच रहा है 2,000 एडवर्टाइजमेंट जो एग्जैक्टली इस साल का है।
तो मैंने टोटल एडवर्टाइजमेंट के लिए भरे थे 6000, जिसमें से 4000 आने वाले 2 साल के हैं, तो वो एज अ प्रीपेड मैंने सब्ट्रैक्ट किए। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि प्रीपेड इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, कि 6000 में से 4000 इस साल का है ही नहीं, तो वो खर्चे में से काट दो, खर्चे में से कम करो, तो इस साल का कितना है एग्जैक्टली उतना ही खर्चे में बाहर बचा, दैट इज 2000। एंड बिंग दिस इज एडजस्टमेंट, मुझे इसका सिंपली क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो प्रीपेड का हम सेकंड इफेक्ट हमेशा कहां देते हैं, एसेट्स में। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो 4000 रुपए उठा के मैं एसेट्स में लिख रहा हूं, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ₹4000। इज दिस क्लियर कि एडवर्टाइजमेंट मैंने टोटल 6000 की दिए या 6000 रुपए पे किए फॉर 3 ईयर्स, तो 3 साल में से 1 साल तो ये चला गया, आने वाले 2 साल का एडवर्टाइजमेंट बन गया प्रीपेड, जो कि है 4000। हमने वैल्यू कैलकुलेट की कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज 4000, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट से सब्ट्रैक्ट किया। दिस इज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। जो 4000 रुपए वो उन्होंने कहीं पर भी एडजस्टमेंट में नहीं बताया है, वो हमने खुद से एनालाइज किया एंड इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करके उसका डबल इफेक्ट दे दिया। तो इसी के साथ साथ हमारा ट्रायल बैलेंस का लास्ट आइटम एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हुआ एंड उसका हमने इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करके डबल इफेक्ट दे दिया। वी आर डन विद द पोस्टिंग पार्ट। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक एक करके एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, सिंपल क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी 2 वैल्यूज दी है, कॉस्ट प्राइस 60,000 एंड मार्केट प्राइस 70,000। तो 60,000 एंड 70,000 में से हम सिंपली छोटी वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसे उठा के हमारे फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे। जब भी क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज दी जाएगी तो यू हैव टू चूज द लोअर वैल्यू। 60,000 एंड 70,000 में से आपको छोटी वैल्यू चुननी है। तो 60-70 में से मैं क्या कर रहा हूँ, 60,000 को उठा रहा हूँ एंड मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 एंड दूसरा इफेक्ट दे रहा हूँ ऑन द एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 60,000। सो जब भी क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे इसी प्रकार से आपको ईच एंड एवरी सम में डबल इफेक्ट देना है। क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट ऑन द ट्रेडिंग क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट ऑन द एसेट साइड। इज दिस क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज। कि वेजेस 4000 रुपए देना बाकी है, सैलरीज 2400 रुपए देना बाकी है। तो जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेजेस में ऐड करूंगा। तो वेजेस में लिख रहा हूं प्लस आउटस्टैंडिंग ₹4000, सो टोटल बाहर आ गया 32,000। जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी में ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 2400, तो टोटल सैलरी बाहर आ गई 46,400। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड होगी। यह हुआ इनका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट। वेजेस में ऐड किया, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस थे वो वेजेस में ऐड किए, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो सैलरी में ऐड की। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का नीड टू गिव सेकंड इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग का सिंपल मतलब क्या है कि मुझे वेजेस के 4000 एंड सैलरीज के 2400 देना बाकी है, तो देना बाकी बिकेम माय लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज को मैं उठा रहा हूं, लायबिलिटी में लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 4000, सैलरी 2400, दोनों मिला के 6400 आउटर कॉलम। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी बिकेम माय लायबिलिटी, मुझे पैसा देना बाकी है, देना बाकी यानी कि कर्जा यानी कि लायबिलिटी, मैंने लायबिलिटी में लिख लिया। तो पहला मैंने वेजेस एंड सैलरीज में ऐड किया एंड दूसरा मैंने लायबिलिटी में लिख लिया, जैसे हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी हो गया, सिंपल। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मोटर वैन पर एंड फर्नीचर पर। तो दोनों में से सबसे पहले हम चार्ज करते हैं ऑन मोटर वैन, कितना 10%। तो मेरे पास मोटर वैन है 40,000, तो सिंपली 40,000 का 10% हुआ 4,000। तो मैं मोटर वैन से लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 4,000, सो मैं मोटर वैन आउटर कॉलम में आ रही है 36,000, सिंपल। सो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,000, डेप्रिसिएशन काट के मेरा मोटर वैन बाहर बच रहा है 36,000, सिंपल। तो मोटर वैन का डेप्रिसिएशन हुआ। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है फर्नीचर पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। मेरे पास 20,000 का फर्नीचर है, तो सिंपल 20,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 1,000। तो फर्नीचर के नीचे मैं लिख रहा हूँ माइनस डेप्रिसिएशन 1,000, सो माई नेट फर्नीचर आउटर कॉलम में आ रहा है 19,000। सो डेप्रिसिएशन काटने के बाद मेरा 19,000 का फर्नीचर अभी भी बाकी, सिंपल। थर्ड एडजस्टमेंट में भी इजी था कि सिंपल फर्नीचर एंड मोटर वैन को डेप्रिसिएट किया। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का मुझे क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है कि मोटर वैन का डेप्रिसिएशन 4,000, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1,000। डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस, इज माय लॉस। तो एक्सपेंस लॉस हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूँ पहले टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके मोटर वैन 4,000, फर्नीचर 1,000, दोनों मिला के आउटर कॉलम में 5,000, सिंपल। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मैंने कहाँ पर दे दिया,
या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दे दिया। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट 3 का डबल इफेक्ट हुआ। अब चलते हैं एडजस्टमेंट 4, जिसमें उन्होंने कहा है राइट ऑफ 2000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% आरडीडी। तो सिंपल यहाँ पर दो हिस्से हैं, 2000 एज अ बैड डेब्ट्स मुझे राइट ऑफ करने हैं एंड मुझे डेटर्स पर 5% आरडीडी प्रोवाइड करनी है। तो देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स गिवन इन द फोर्थ एडजस्टमेंट, या सिंपली फोर्थ एडजस्टमेंट के 2 हिस्से हैं, एक है बैड डेब्ट्स, दूसरा है आरडीडी। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सिंपली डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं। बैड डेब्ट्स मतलब डेटर्स कम हुए, जो डेटर्स से आना वाला पैसा था वो डूब गया, एंड आरडीडी मतलब और फर्दर पैसा आपका डूब सकता है। तो इन दोनों का फर्स्ट इफेक्ट मैं क्या करूंगा, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम हमेशा बैड डेब्ट्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आरडीडी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं बैड डेब्ट्स उठा रहा हूं, डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस बैड डेब्ट्स 2000, माय नेट डेटर्स नीचे बच रहे हैं 42000 कि मेरे 44000 के डेटर्स थे, उसमें से 2000 रुपए डूब गए, बैड डेब्ट्स यानी कि ये डूब गए, अब ये पैसा नहीं मिलेगा। तो 44000 में से 2000 डूब गए, तो अब मिलेगा कितना, 42000। बट अगेन इस 42000 पर उन्होंने कहा है कि 5% आरडीडी प्रोवाइड करो, कि जो बचे हुए 42000 इसमें से भी 5% डाउटफुल है, शायद डूब सकता है। तो सिंपली 42000 का 5% बना 2100। तो मैं डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस आरडीडी 5% 2100। तो अब माय फाइनल डेटर्स टू आउटर कॉलम इज 39900, कि मेरे पास टोटल 44000 के डेटर्स थे, उसमें से 2000 रुपए डूब गए, 42 के डेटर्स बचे, लेकिन उसमें से भी 2100 रुपया डूब सकता है, यस और नो। तो फाइनली मुझे डेटर्स से रिकवर करने हैं 39900। तो यहां पर मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से पहले बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट किए, फिर आरडीडी सब्ट्रैक्ट की। अब इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। पर इन दोनों का सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई नीड टू कंसीडर द हैशटैग आइटम गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में देयर आर 2 हैशटैग। पहला हैशटैग हमने दिया है ऑन द बैड डेब्ट्स 2400, जिसे हम सिंपली कहते हैं एज ओल्ड बैड डेब्ट्स, एंड दूसरा मैंने हैशटैग दिया है ऑन द आरडीडी या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, जो कि क्रेडिट में 3200, जिसे हम कहते हैं ओल्ड आरडीडी। तो इन दोनों आइटम्स को मुझे कंसिडर करना है व्हाइल गिविंग सेकंड इफेक्ट फॉर न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी। ये मेरा न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, यस और नो। फिर से मैं आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन दे रहा हूँ कि जब भी मुझे न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है, तो आई हैव टू कंसिडर ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पर सेकंड इफेक्ट देने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, वो ये है कि जो सेकंड इफेक्ट है ऑफ न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, वो आइदर पीएनएल के डेबिट में जाएगा या फिर पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। वो पीएनएल के क्रेडिट में कब जाएगा, जब ओल्ड आरडीडी इज ऑन द हायर साइड कंपेयर्ड टू अदर 3 आइटम्स। कि अदर 3 आइटम्स, ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखो, फिर से आपकी नोटबुक निकालो, रफ वर्क में आ जाओ, ओल्ड आरडीडी एक तरफ लिखो 3200, एंड दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट साइड में लिखो कि मेरे पास न्यू बैड डेब्ट्स है 2000, न्यू आरडीडी है 2100 एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स है 2400। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आ रही है 6500, कि न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड बैड डेब्ट्स, इन तीनों की जोड़ी एक तरफ ले लो, इन तीनों की टोटल आ रही है 6500। एंड ऑन दी अदर हैंड मेरे पास है ओल्ड आरडीडी जो कि है केवल 3200। तो अगर ओल्ड आरडीडी छोटी है कंपेयर टू अदर 3 आइटम्स की टोटल, अगर ओल्ड आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड कंपेयर टू द टोटल ऑफ अदर 3 आइटम्स, तो हम पोस्टिंग करेंगे ऑन पीएनएल डेबिट। बट अगर ओल्ड आरडीडी इज ऑन द हायर साइड, ओल्ड आरडीडी इज मोर देन द टोटल ऑफ द 3 आइटम्स, तो हम पोस्टिंग करेंगे पीएनएल के क्रेडिट में। तो अगर ओल्ड आरडीडी देखोगे तो 3200 है एंड बाकी 3 आइटम्स के टोटल इज 6500, तो ओल्ड आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड, तो मैं पोस्टिंग करूंगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 ओल्ड बैड डेब्ट्स, इनर कॉलम में 2400, इमीडिएटली उसमें न्यू आरडीडी ऐड करूंगा, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड करूंगा एंड तीनों की टोटल नीचे लूंगा विच इज नथिंग बट 6500। तो ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 6500 टोटल आई, एंड इमीडिएटली इस टोटल में से मैं क्या करूंगा, ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो कि हमारे पास है 3200, मैंने लिखा माइनस ओल्ड आरडीडी 3200। सो अब माय नेट वैल्यू ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी इज 3300 टू द आउटर कॉलम, राइट। कि मुझे बैड डेब्ट्स न्यू एंड आरडीडी न्यू, दैट इज न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है, तो उसे देते वक्त आई हैव टू कंसीडर द हैशटैग टाइप के आइटम्स या हैशटैग वाले आइटम्स, नथिंग बट ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स मुझे कंसीडर करना है एंड डिसीजन लेना है कि डेबिट में पोस्टिंग होगी या क्रेडिट में। तो पोस्टिंग हुई ऑन द डेबिट में, तो मेरा न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का डबल इफेक्ट कंप्लीट हुआ एंड उसी के साथ साथ हमारा एडजस्टमेंट 4 कंप्लीट हुआ। अब फटाफट चलते हैं ऑन द लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है प्रोवाइड
10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट ऐड करो, प्रोवाइड करो, मतलब इंटरेस्ट ऐड होगा कैपिटल में। मैंने एक कंसेप्ट आपको पहले भी बताया कि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। सेम वे आपने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल पर बिजनेस से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। सो हाउ मच इज माई कैपिटल? तो माई कैपिटल इज 1,40,000, तो मुझे 1,40,000 पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 10%। तो सिंपल कैलकुलेशन, मेरा कैपिटल 1,40,000 इंटू 10% यानी कि 14,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ऑन माई कैपिटल। एंड इस इंटरेस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं, कैपिटल के नीचे लिख रहा हूं प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000, इंटरेस्ट ऐड करके अब मेरा कैपिटल आ रहा है 1,29,300। अगेन मैंने उसे इनर कॉलम में लिखा क्योंकि कैपिटल की टोटल हम बाहर तभी निकालते हैं जब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिला 14,000, मैंने कैपिटल में ऐड किया तो मेरा कैपिटल आ रहा है टोटल 1,29,300। बट बीइंग एडजस्टमेंट हमें इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। ये तो एक इफेक्ट हुआ ना कि हमने कैपिटल में ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड हुआ। अब इसका सेकंड इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेसमैन के कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है। हम अकाउंटिंग बिजनेस का कर रहे हैं, कैपिटल बिजनेसमैन का है, तो बिजनेसमैन के कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला तो ये बिजनेसमैन का फायदा है, बट ऑन दी अदर ये बिजनेस का नुकसान है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कि हम अकाउंटिंग बिजनेस का कर रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं। तो यहां पर बिजनेस ने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दिया तो ये बिजनेस का खर्चा है, नुकसान है। तो खर्चा नुकसान हम रिकॉर्ड करते हैं P&L के डेबिट में। तो P&L के डेबिट में मैं नीचे आ रहा हूं, लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000, कि मैंने कैपिटल पर 14,000 रुपीज इंटरेस्ट दिया। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ इसलिए कैपिटल में एंड बिजनेस का नुकसान है इसलिए खर्चे में P&L के डेबिट में चला गया। सो दिस इज हाउ योर डबल इफेक्ट शुड अपीयर फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट 5 कंप्लीट हुआ एंड उसके साथ साथ वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब सिंपली मैं एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करूंगा। सबसे पहले आप क्लोज करो, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, P&L अकाउंट क्लोज करो, बैलेंस शीट टैली करो। एंड अगर वो टैली हो गया तो वेरी गुड, टैली नहीं हुआ, डाउट है तो फिर वीडियो का अगला पार्ट देखो जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंट्स को क्लोज कर रहा हूं स्टार्टिंग विद ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है डेबिट साइड में 2,81,000। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड इज हैवी माइनस डेबिट साइड के आइटम्स, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 2,81,000 जिसे मैं कहूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। एंड सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के P&L के क्रेडिट में लेके आऊंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,81,000। सिंपल, आप टोटल करो, बैलेंसिंग करना सबको आता है, क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड की टोटल रफली करनी है, बड़ी टोटल दोनों तरफ रखनी है, फिर बड़ी टोटल माइनस छोटी टोटल, आपको बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 2,81,000 जिसे मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट बड़ा था इसलिए डिफरेंस मैंने डेबिट में लिखा, उसे मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इमीडिएटली ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया एंड मैंने उसे P&L में ब्रॉट डाउन भी कर लिया। अब मुझे फटाफट क्या करना है, P&L अकाउंट को बैलेंस करना है। फिर से P&L अकाउंट की टोटल करो, अगेन यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 2,02,800। क्रेडिट बड़ा था माइनस डेबिट के आइटम 2,02,800, नथिंग बट मैं इसे कहूंगा एज नेट प्रॉफिट। क्या कहूंगा मैं इसे? नेट प्रॉफिट। की प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर को मैं कहूंगा 2 नेट प्रॉफिट। एंड फटाफट इस नेट प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड मेरे कैपिटल में ऐड करूंगा प्लस नेट प्रॉफिट 2,02,800। सो कैपिटल में ऐड करने के बाद अब कैपिटल का टोटल आउटर कॉलम में आएगा 3,32,100। तो नेट प्रॉफिट को मैंने कैपिटल में ऐड किया, सो माय टोटल कैपिटल इज 3,32,100। तो मैंने P&L अकाउंट क्लोज किया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट को उठाया, कैपिटल में ऐड किया एंड अब फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली ऑन बोथ द साइड। तो अगर आप टोटल करोगे तो एसेट्स एंड लायबिलिटी हैज टू बी इक्वल, दैट इज माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो कितने में टैली हो रहा है बैलेंस शीट? 4,44,900, 4,44,900। एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 4,44,900 एंड लायबिलिटी साइड की टोटल भी आ रही है 4,44,900। सो माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3 टैली हुआ। आपका काम है फिर से इस क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करो, प्लस कल हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6, उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट बनाओ, उसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करो एंड जितने आइटम्स आप पोस्ट कर सकते हैं उतने पोस्ट करो। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, जितना आप खुद से सॉल्व कर सकते हो उतना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट? कल आने के बाद हम उसे डिस्कस करके स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करते हैं।
राइट। तो कल करेंगे प्रैक्टिकल 6 प्लस उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल 3 अभी हमने सॉल्व किया उसे 1-2 बार और रिवाइज करो। चलो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।